चलो भाई, तो आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। आज का हमारा तीसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, दूसरे में हमने क्या देख लिया, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर देख लिया। अब जो हमारा तीसरा लेक्चर है, तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी होती है। समझ में आ रही बात? तो बेसिकली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड किस तरह के होते हैं, उनकी बॉन्डिंग क्या है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, लिगेंड का बेसिकली जो कॉन्सेप्ट का आइडिया दिया था वो हमें देने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे वर्नर। क्या नाम था उनका? वर्नर। तो वर्नर वाज द फर्स्ट जिसने सबसे पहले हमें कॉम्प्लेक्स के अंदर बॉन्डिंग कैसी होती है उसके बारे में बताया था। समझ में आ रही बात? तो बेसिकली यहाँ पर हम तीन थ्योरी पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जिस तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है उसके बिहाफ पर बात करेंगे। सबसे पहली थ्योरी होगी हमारी वर्नर थ्योरी, सेकंड नंबर पे आती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, थर्ड नंबर पे आएगी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या क्या नाम है भैया? पहली हो गई वर्नर थ्योरी, दूसरी हो गई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और तीसरी क्या हो गई हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। समझ में आ रही बात आपको? कोई दिक्कत वाली बात है? कोई टेंशन है? चलिए, तो एक एक करके हम यहाँ पर सभी थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है भाई, चलिएगा। तो जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं जी? वर्नर थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो वर्नर ने सबसे पहले ये बताया कि जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं ना, उनमें आपकी दो तरह की वैलेंसी है। कितने टाइप की वैलेंसी होती है? दो टाइप की वैलेंसी है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी, इन दो तरह की वैलेंसीज का कॉन्सेप्ट देने वाले साइंटिस्ट कौन थे भैया? हमारे वर्नर थे। अब प्राइमरी वैलेंसी क्या है? प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी होती है जिनको सेटिस्फाई किया जाता है एनायन से। आई बात समझ में? किसी भी कंपाउंड में या तो एक कैटायन होगा, एक क्या होगा? एनायन होगा। तो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कौन करेगा? एनायन करेगा, जबकि सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं लिगेंड। ये चीज आपको क्या रखनी, ध्यान रखनी। तो प्राइमरी वैलेंसी जो है आपकी, उसको सेटिस्फाई कौन करेगा? एनायन करेगा। ठीक है। अब एनायन अगर है, एनायन अगर कैटायन से जुड़ा हुआ है तो वो उस पर चार्ज डेवलप करेगा और उसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो भैया कितनी प्राइमरी वैलेंसी होगी ये डिसाइड करेगा कि उस कंपाउंड के ऊपर, उस कैटायन के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट डेवलप हो रही है या फिर मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। समझ में आ रही बात? आयंस हैं तो जनरली ये आयनाइजेबल हो सकती है, अपने पॉजिटिव और नेगेटिव में अलग अलग टूट सकती है। कोई डायरेक्शन इनका नहीं होता, नॉन डायरेक्शनल नेचर की होती है और रिप्रेजेंट करते हैं डॉटेड लाइन से, जैसे कि आपके सामने यहाँ पर ये डॉटेड लाइन गिवन है। वहीं इसके उलट जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई होती है लिगेंड से। किससे होती है भैया? लिगेंड से होगी। लिगेंड किसके, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी लिगेंड है, और वो क्या जस्टिफाई करती है? वो जस्टिफाई करती है आपके कोऑर्डिनेशन नंबर। तो जो मेटल का जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, लिगेंड का नंबर भी उतना ही होगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वैलेंसी के नाम से जानेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल जो होगा वो सेकेंडरी वैलेंसी के बराबर होगा। ये कैसा होता है? नॉन आयनाइजेबल। मेटल और लिगेंड को आप नहीं तोड़ सकते। समझ में आ रही बात आपको? इसीलिए ये क्या है, आपका डायरेक्शनल नेचर में होता है और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कंटिन्यूअस लाइन से। समझ में आ रही बात? इसको हम अभी एप्लीकेशन वाला पार्ट देखेंगे कैसे हुआ। अब एक नोट याद रखिएगा कि अगर एक एनायन है, ध्यान से सुनिएगा, अगर एनायन यानी नेगेटिव वाला पार्ट वो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा, कहने को तो वो एनायन है। समझ में आ रही बात? लेकिन या वो एनायन होने के साथ साथ लिगेंड का भी काम कर रहा है। समझ रहे नहीं समझ रहे? यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट को भी सेटिस्फाई कर रहा, कोऑर्डिनेशन नंबर को भी, प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो उस कंडीशन में उस पर्टिकुलर एनायन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि जिसमें एक लाइन कंटिन्यूअस रहेगी और एक कैसी रहने वाली है? डॉटेड रहने वाली है। देखो, डॉटेड किसको रिप्रेजेंट करती है? डॉटेड रिप्रेजेंट करेगी ऑक्सीडेशन स्टेट को, एनायन को। कंटिन्यूअस किसको रिप्रेजेंट करेगा? लिगेंड को रिप्रेजेंट करेगा। और दोनों एक साथ ही किसको रिप्रेजेंट करते हैं कि यहां पर दोनों ही वैलेंसी को क्या किया जा रहा है भैया? सेटिस्फाई किया जा रहा है। अब हमने वर्नर कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल लेते हैं जो कि आपके सामने लिखा हुआ है COCl3.6NH3। आई बात समझ में? ये हमारा बेसिकली वर्नर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जब वर्नर ने शुरुआत करी तो इसी से करी। समझ में आ रही बात? उस टाइम तक कॉम्प्लेक्स का रिप्रेजेंटेशन आया नहीं था, तो वो शुरुआत कहां से हुई थी? ऐसे ही हुई थी। अब ध्यान से देखिएगा, अगर आप COCl3 को ऑब्जर्व करें, इधर नोट करना, मेरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप COCl3 को ऑब्जर्व करें तो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? -1। आया ना? ठीक है। अब 3 क्लोरीन है, टोटल कितना चार्ज हुआ? -3। तो कोबाल्ट के ऊपर कितना चार्ज आ गया बच्चों? +3 का चार्ज आ गया। आया ना? तो +3 का चार्ज कोबाल्ट का किसकी वजह से आया? क्लोरीन की वजह से आया। तो ये इसकी क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्लोरीन क्या हो गया? इसका एनायन हो गया। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है? 3 होगी प्लस के, वो आपको क्या रखनी, याद रखनी। और यूजुअली अगर आपके कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपका? 6 होगा।
कितना होगा भैया 6 होना है, आपने क्या रखना, ध्यान रखना। साथ में आगे तुम्हें दिखा भी रखा NH3 दिख रहा है, कितना नंबर 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका 6, याद रखिए। और ये फिक्स रहने वाला है, आप कुछ भी ले लो, अगर कोबाल्ट +3 है, लिगेंड आपका कुछ भी है, 6 की जगह 5 4 3 2, कोऑर्डिनेशन नंबर अपना 6 ही पूरा करने वाला है। अरे बोलो भाई, नहीं आ रही समझ में, ठीक है। चलिए, तो कितने क्लोराइड आयन है यहाँ पर, 3 क्लोराइड आयन है, क्या डिनोट कर रहे हैं प्राइमरी वैलेंसी को, 6 NH3 है, क्या डिनोट कर रहे हैं सेकेंडरी वैलेंसी यानी कि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को। अब इस कंपाउंड को हम मॉडर्न कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। मेटल कौन है हमारा, कोबाल्ट है, लिगेंड कौन है हमारा NH3, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे NH3 कोबाल्ट को, और किससे रिप्रेजेंट करेंगे 6 से। डब्बा क्या कर दिया हमने, बंद कर दिया, और Cl3 क्या हो गया हमारा, ये अलग लिख दिया। लिखा हुआ है क्या, हाँ वो लिख रहा उधर, आ रही बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। ये इस कंपाउंड का, इस वर्नर कॉम्प्लेक्स का मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन है। अब जब आप इसको एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे, आप आयंस में टूटेगा। आयंस में कैसे टूटेगा सर, 3 आयन तो क्लोराइड के होंगे, हाँ या ना, और 1 आयन ये रहेगा, और उस डब्बे के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, +3 का चार्ज रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात। टोटल कितने आयन बने यहाँ पर, 4 आयन, 1 आयन क्लोराइड का और 1 आयन किसका बना, ये पूरा का पूरा कैटायन बना। समझ में आ रही बात। अब ये जो आपका 4 आयन है, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स का, इस वाले कॉम्प्लेक्स का मैं स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूं आपको कि कैसा है। देखिए, मेटल कौन सा है आपका, कोबाल्ट है, तो सेंट्रल एटम में क्या रखा आपका, कोबाल्ट। अच्छा, प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है आपकी, ये क्लोरीन वाली। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय एनायन रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। तो क्लोरीन को तीनों को कैसे दिखाना पड़ेगा, डॉटेड लाइन में। तो सर मैंने एक डॉटेड लाइन ये दिखा दिया क्लोरीन, कोई दिक्कत वाली बात। एक डॉटेड लाइन ये दिखा दी मैंने क्लोरीन, और एक डॉटेड लाइन मैंने दिखा दिया क्लोरीन। भाई किसी को कोई परेशानी है क्या, कोई परेशानी नहीं। अब क्या बचा आपका NH3, क्या है ये, लिगेंड है, सेटिस्फाइड कर रहा किसको, सेकेंडरी वैलेंसी को। नंबर में कितने हैं, 6, रिप्रेजेंट करेंगे कंटिन्यूअस लाइन से, तो 6 NH3 सिंपल कंटिन्यूअस लाइन से हम जोड़ करके दिखाएंगे यहाँ पर। और वो कैसे होंगे ध्यान से देखिएगा। एक NH3 आपका ये रहा, हाँ या ना, कंटिन्यूअस लाइन है, डॉटेड नहीं इस बार। एक NH3 आपका कहाँ रहा, ये रहा, हो गए क्या 2। एक NH3 आपका ये रहा 3, और चौथा NH3 आपका क्या रहा, ये आ गया भैया, ठीक है। 5वां NH3 आपका क्या आ गया, ये आ गया, और 6ठा NH3 आपका क्या आ गया, ये आ गया। चेक कर लो भैया, समझ में आ रही बात। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। अब आपको ये दे करके वो ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है कि बताओ ये स्ट्रक्चर आपके सामने, फॉर्मूला बताना है इसका क्या है। आपको ये पहचान करनी जरूरी है कि इसमें सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी है, प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है। इस स्ट्रक्चर में देखो तो प्राइमरी वैलेंसी कौन सी है भैया, सर प्राइमरी वैलेंसी क्लोरीन वाली, 1 2 और ये क्या हो गया हमारा 3। समझ में आ रही बात। बाकी ये जो 6 NH3 है आपके सेकेंडरी वैलेंसी को क्या करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके। चलिएगा अगला एग्जांपल देखते हैं। सर इस बार हमने COCl3 डॉट क्या कर दिया, 5 NH3। ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है भैया, +3 है, यानी कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है, +3 है। ध्यान से देखना, अगर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा, जो कि क्या होगा, सेकेंडरी वैलेंसी। अब लेकिन NH3 कितने यहाँ पर, 5 है। ध्यान से देखना कि खेल क्या चल रहा है यहाँ पर। तो इसको मैं मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे कर सकता हूँ, वो देखना है कि कोबाल्ट तो चुका तो रहा, NH3 डब्बे के अंदर रखे, कितने NH3 हो गए, 5। ध्यान से देखना, कोबाल्ट से कितना लिगेंड जुड़ गए, 5, होने कितने चाहिए, 6। तो एक लिगेंड कहां से उठाओगे, सर जो तीन क्लोराइड है ना, ये जो बाहर पड़े डब्बे के, इन बाहर में से एक क्या करो, अंदर ले लो, तो NH3 होल 5 Cl, डब्बा बंद, और डब्बे के बाहर क्या हो गया, Cl2 हो गया। समझ में आ रही बात आपके। अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं भैया। अब आप इसको तोड़ोगे, टोटल कितने आयन बनेंगे यहाँ पर, आयोनाइज होने पर टोटल बनेंगे 3 आयन। कितने आयन बनेंगे, 3 आयन, जिसमें 2 क्लोराइड के होंगे और एक पूरा का पूरा ये वाला रहने वाला है, हाँ या ना। अब अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, ध्यान से देखना, अब अगर मैं क्या कर रहा हूं, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वो रिप्रेजेंट कैसे करूंगा। देखिए कोबाल्ट है मेरा बीचों बीच, कोई दिक्कत वाली बात। अब यहां पर कोबाल्ट बीचों बीच रखा गया, तो प्राइमरी वैलेंसी भले ही आपके ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, लेकिन उसको सेटिस्फाई तो केवल यही 2 क्लोराइड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ध्यान से देखना, कर रहे कि नहीं कर रहे। तो 2 क्लोराइड में एक Cl नेगेटिव, एक Cl डॉट डॉट मैंने इधर लगा दिया, और एक Cl डॉट डॉट क्या लगा दिया मैंने, इधर लगा दिया। सर एक Cl अंदर भी, शांति रखो भाई। उसके बाद लिगेंड कितने हैं, 5, क्या है वे, NH3। लिगेंड को रिप्रेजेंट करूंगा कंटिन्यूअस लाइन से, समझ में आ रही बात। तो 5 कंटिन्यूअस लाइन बना देते हैं, बना दे भैया। सर एक NH3, कोई दिक्कत वाली बात। दूसरा NH3, कोई समस्या। तीसरा NH3, कोई समस्या भैया। चौथा NH3, अबे कोई दिक्कत। 5वां NH3 हमने कहा ले लिया, ऊपर ले लिया। सर ये Cl छठा वाला दिखाओ। अब याद करो पीछे वाली लाइन, जब एक एनायन आपका
प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा हो और सेकेंडरी वैलेंसी को भी क्या करता हो, सेटिस्फाई करता हो, तो उसको कंटिन्यूअस विद डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। मतलब ये कंटिन्यूअस लाइन और ये क्या रहेगा आपका, ये आपका डॉटेड लाइन रहा और ये रिप्रेजेंट क्या कर दिया आपका क्लोरीन। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिएगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलिए अब क्या बना हमारा, अब ये बना हमारा COCl3.4NH3। अब बार बार लिखने की जगह डायरेक्ट कर दो भाई, ऑक्सीडेशन स्टेट वही +3 है, प्राइमरी वैलेंसी, और आपका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 6 रहेगा। तो इसका मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि CONH3 अंदर कितने Cl डालो, 2, क्यों 6 पूरे करने ना, तो ये क्या हो गया Cl2, डब्बे के बाहर कितना आ गया आपका Cl आ गया। आ रही बात समझ में? इसका स्ट्रक्चर आपके लिए क्या है बच्चों, होमवर्क है, ये आपको ध्यान से बना करके लाना है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिएगा उसके बाद में COCl3 डॉट ये क्या बना, CONH3 और क्या बन गया ये Cl3। इस बार तीनों के तीनों क्लोराइड क्या ले लिए, अंदर ले लिए, तो इसका जो आयंस है वो कितने होंगे भैया, आयंस होंगे 0, और इसका भी स्ट्रक्चर आपके लिए क्या है भैया, इसका भी स्ट्रक्चर आपके लिए होमवर्क है, ये आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? कोई टेंशन वाली बात। अब यहां से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो आपने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिए, अगर आप इनको एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीट करा दोगे तो सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट बनते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसका रिएक्शन किससे करा देते हो, सिल्वर नाइट्रेट के एक्सेस से ट्रीट करा दोगे, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। आपको बस ये पता करना है कि यहां पर कितना प्रेसिपिटेशन हुआ। अब चलते हैं हम वापस पीछे की तरफ को, चलिएगा देखिएगा यहां पर कितने आयन बने, ध्यान से देखना, यहां पर कितने आयन है, 4, लेकिन क्लोराइड कितने, 3। तो जितने क्लोरीन होंगे उतने ही AgCl होगा कि नहीं होगा, दिमाग से लगाओ भैया। जितने 4 में से 3 आयन किसके हैं भैया, क्लोराइड के हैं, ध्यान से देखना। तो जितने आपके क्या होंगे, यानी कि यहां पर कितने मोल AgCl बनेगा, क्योंकि 3 मोल क्या मिल रहे हैं यहां पर, क्लोराइड आयन के मिल रहे, इसीलिए यहां पर 3 मोल AgCl का क्या होगा बेटा, प्रेसिपिटेट बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। बोलो भाई यहां तक समझ में आई कि नहीं आई कहानी? यहां पर कितने आयन बन रहे हैं आपके, 3 आयन, जिसमें क्लोराइड के कितने हैं, कुल 2। तो कितने मोल AgCl बनेगा, 2 मोल AgCl हमें बनता हुआ नजर आएगा। बोलो भाई, इसके बाद में आ जाइएगा, यहां पर कितने हैं, 1, तो केवल 1 मोल AgCl बनेगा, और यहां पर तो भैया एक भी आयन नहीं है, तो यहां पर AgCl का प्रेसिपिटेट होगा ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन चारों में से ऐसा कौन सा है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। सर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के 2 तरीके, या तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए या आयंस के फॉर्म में होना चाहिए। इन सारे स्ट्रक्चर में केवल यही इकलौता ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कोई भी आयंस नहीं है। मतलब ये क्या है भैया, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? ये था बेटा आपका किसके बारे में, वर्नर के बारे में। सेम एग्जांपल देखिएगा आपका क्या है, यही सेम एग्जांपल है कि PtCl4 6H2O, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अगर आप इसको एक्सेस AgNO3 से ट्रेड करा रहे हैं तो प्रेसिपिटेट बताने आपको कितने बनेंगे। देखो यहां पर प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +4, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना जाएगा, 6, याद रखिएगा। आ रही बात समझ में? तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पूरा करना। अब इसका स्ट्रक्चर मॉडर्न रिप्रेजेंटेशन कैसे बनेगा, सर PtH2O क्या बन गया, होल 6, डब्बा बंद है भाई, डब्बा बंद, और डब्बे के बाहर क्या आ गया हमारा, डब्बे के बाहर आ गया Cl4। कोई दिक्कत वाली बात है? 4 क्लोराइड के आयन हैं, तो कितना प्रेसिपिटेट होगा, 100%, 2500 का 100, टोटल कितना हो गया आपका, 100% प्रेसिपिटेट। मैक्सिमम तो यही है ना, क्योंकि क्लोराइड अंदर नहीं है, तो मैक्सिमम 4 पे है, तो मैक्सिमम 4 पे है, तो 100% हो गया। इस वाले का सेकंड वाले का रिप्रेजेंटेशन देखिएगा, PtH2O कितने हो गए अंदर, 5, हाँ या ना, तो 1 क्लोरीन बाहर से अंदर आ गया, कितने क्लोरीन रह गए, 3, तो 3 क्लोरीन रह गए, कितना हो गया भैया आपका, 75%। भाई 4 को 100 में डिवाइड करेंगे तो 1 क्लोरीन 25% कम होगा ना। इस वाले को देखिएगा क्या बनेगा, सर PtH2O कितने हो गए यहाँ पर, 4, डब्बे के अंदर कितने, Cl2 और ले लिए, बाहर कितने क्लोरीन रह गए, 2 रह गए, कितना बनेगा भैया, 50%। इधर जाइएगा, इधर क्या हो गया आपका PtH2O होल थ्राइस, अबे 3 हो गए ना, अंदर कितने ले लिए, Cl3, 1 क्लोरीन क्या ले लिया, बाहर ले लिया, क्या बनेगा ये, 25%, क्योंकि 1 क्लोरीन रहेगा। इस बार क्या कर दिया, इस बार मजबूरी ऐसी हो गई कि प्लेटिनम H2O तीनों के तीनों, 2 के 2 अंदर, और Cl4 चारों के चारों अंदर ले लिए हमने, और यहां पर क्या हो गया आपका 0% प्रेसिपिटेट बनेगा। समझ में आ रही बात? ऊपर से नीचे आने पर आयंस का नंबर कम होता चला जा रहा है, इसीलिए इनका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी क्या होती चली जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी, याद रखिएगा। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये क्या थी बेटा हमारी, ये थी हमारी वर्नर थ्योरी, जिसको हमने यहां पर क्या कर लिया,
कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब इसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अलग अलग तरह से कि इलेक्ट्रोलाइट कौन है, गुड कंडक्टर कौन है, बैड कंडक्टर कौन है, ऑर्डर ऑफ कंडक्टर क्या है, सारी चीजें हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या है भैया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वर्नर थ्योरी यहाँ पर क्या होती है बेटा? कंप्लीट होती है। समझ में आ रही बात? वर्नर थ्योरी से इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे कि प्रेसिपिटेट कितने मोल बनेगा या कितने परसेंट बनेगा, कौन सा गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है, कौन बैड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है, कौन इलेक्ट्रोलाइट है, कौन नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बस इतना ध्यान रखना है आपने। बोलो भाई, अरे नहीं आई? आ गई क्या? नहीं आई मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए सेकंड थ्योरी हमारी बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसमें क्या कहा गया? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग ये कहा गया कि जो मेटल होगा ना और जो लिगेंड होगा उन दोनों के बीच में डेटिव बॉन्ड पाया जाता है। अरे सर ये तो हमें पहले से ही मालूम है। अच्छी बात है, पहले से मालूम है तो। और जो आपका लिगेंड होता है ना वो डोनेट करता है अपनी लोन पेयर को, मेटल को करता है, ये भी हमें मालूम है। और मेटल उसको क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। यहां तक के मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मेटल अगर एक्सेप्ट करेगा लोन पेयर को तो उसको मेटल को उस लोन पेयर के लिए खाली कमरे वैकेंट ऑर्बिटल देना पड़ेगा। सर ये भी बात हम जानते हैं, समझ में आ रही बात? कितने ऑर्बिटल देना पड़ेगा? जितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी जितनी लोन पेयर वो एक्सेप्ट करेगा उतने ही क्या देने हैं? वैकेंट ऑर्बिटल खाली प्रोवाइड कराने हैं। कोई दिक्कत वाली बात है। लेकिन एक चीज और यहां पर ध्यान रखिएगा कि वैकेंट ऑर्बिटल प्रोवाइड कराने से पहले जो आपका मेटल है वो क्या शो करता है? हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि हाइब्रिडाइजेशन एक मनगढ़ंत कहानी है। हाइब्रिड ऑर्बिटल टेक्निकली एग्जिस्ट करते ही नहीं है। एक ऐसी झूठी कहानी है जिसको हम सुना करके अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ रही भैया बात? उसके बाद में क्या है, अब देखेगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या देने हैं भैया? इसे वैकेंट ऑर्बिटल देने। वे बेसिकली कौन से होते हैं? डी ऑर्बिटल होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान से देखना। अब मैं मान लो आपका डी ब्लॉक कहां से शुरू हो रहा? आपका फोर्थ पीरियड से शुरू हो रहा। अरे हो रहा कि नहीं हो रहा? ध्यान से देखना। तो फोर्थ पीरियड में कौन कौन सा ऑर्बिटल होंगे? सर एक तो 4s होगा, हाँ या ना? होगा। 4s के बाद में क्या होगा? 4s के बाद में होगा 4s के बाद में आपका 4p, 4d और 4f। अगर होंगे तो सारे भले चाहे जहां पे जाए लेकिन होगा। और 4s से पहले क्या आता है? 3d आता है। अब ध्यान से देखना। अब वो d ऑर्बिटल खाली देगा। अब d ऑर्बिटल खाली कौन सा देगा? अगर वो d ऑर्बिटल ये अंदर वाला दे रहा, समझ में आ रही बात? या फिर d ऑर्बिटल ये बाहर वाला दे रहा। समझे? अभी नहीं समझे, मैं समझाता हूं। देखो आपको क्या है, ध्यान से देखिएगा, चलिएगा। इसे बिल्कुल कर देते हैं खलास, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए भाई देखो ध्यान से देखिएगा। ये तुम्हारे पास में 3d ऑर्बिटल है, ये तुम्हारे पास में क्या है? 4s ऑर्बिटल। ये क्या होगा? 4p और ये क्या हो गया? 4d। तो ये शेल कौन सी है तुम्हारी? n वाली वैलेंस शेल है। ये 3 का मतलब क्या है? n-1 मतलब पेनल्टीमेट शेल है, हाँ या ना? ध्यान से देखना। यानी कि बाहर जो n है उससे एक अंदर वाली। अब अगर वो d ऑर्बिटल अंदर के यूज कर रहा, कहां के यूज कर रहा? अंदर वाला। तो हाइब्रिडाइजेशन में जो कंपाउंड बनेगा आपका वो बनेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बनेगा भैया कंपाउंड? वो कंपाउंड बनेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। इनर बोले तो अंदर वाला डी ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं। अगर वो इसकी जगह पर ये बाहर वाले, केवल n वाले ही, ये बाहर वाले तीनों ऑर्बिटल यूज कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए डी ऑर्बिटल कौन सा अवेलेबल है आपको? इनर वाला या आउटर वाला? इनर वाला होगा तो कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और आउटर वाला होगा तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाएगा। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? पटाखे छोड़ रहे आज बच्चे हैं बाहर, कोई बात नहीं, चलिएगा ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के, उसको ध्यान से देखिएगा। चलिए, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा? डी वाला, n-1d। अंदर वाला यूज होगा ना। अगर अंदर वाला यूज होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगी dsp2, dsp3 या फिर d2sp3। समझ में आ रही बात आपकी? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात? अरे कोई दिक्कत है। लेकिन अगर तुम्हारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ तो nd ऑर्बिटल यूज हुआ। जिस वैलेंस शेल की हम बात कर रहे हैं उसी का डी ऑर्बिटल यूज होगा, तब हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d और sp3d2, sp3d3। इस तरह से आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि यहां पर जो डी ऑर्बिटल तुम यूज कर रहे और जो s और p ऑर्बिटल यूज कर रहे, उन दोनों का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो वैल्यू क्या होगी बेटा? डिफरेंट होगी। देखो इसके लिए s की वैल्यू क्या है? 4 है। अगर मैं फोर्थ पीरियड की बात करूं, अगर s की वैल्यू 4 है तो d की वैल्यू क्या होगी? 3।
तो दोनों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। अगर मैं 4s का यूज कर रहा तो डी भी कौन सा यूज करूंगा, 4d वाला। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं यार बात। अच्छा ये कब होता है सर, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यानी अंदर वाला तब खाली होगा, अंदर वाला कमरा खाली आपको तब मिलेगा जब लिगेंड कैसा हो, स्ट्रॉन्ग हो। अब ये समझिएगा, आपको कोई मकान खाली कराना तो खाली आदमी, ताकतवर आदमी खाली कराएगा कि कमजोर समझोर सा आदमी है, हरी बात समझ में। ताकतवर लिगेंड आया, उसने आके कहा ओए ओए क्या कर रहा है जी, हाँ बैठा मैं लिगेंड, कमरा खड़ा हो, कमरा खाली कर 1 मिनट से पहले, उसे निकाल के कमरे से क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया। समझ में आ रही बात। तो ये क्या है, ये आपने क्या रखना, ध्यान रखना। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन से है, कार्बोनिल हुआ, साइनाइड हो गया, साइनाइड भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है, NO2- हो गया, इथाइलिन डाइअमाइन NH3 हो गया। ये जनरली क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं। और ये आपका कब बनेगा, वीक लिगेंड। भाई अंदर का कमरा खाली कर दे, होता नहीं, जो हो कर ले, कोई बात नहीं बाबूजी। अगर आप अंदर का कमरा खाली नहीं कर रहे, हम अपना बाहर वाला यूज कर लेंगे। सीधे लोग, कमजोर लोग कौन है भाई, वीक लिगेंड है। और वीक लिगेंड कौन कौन से हैं, जैसे कि आपके हैलाइड्स हो गए। सर हमें कैसे पता रहेगा, अभी सिर्फ इतना रखिए, जिस लिगेंड के अंदर बेसिकली यूजुअली जनरली कार्बन और नाइट्रोजन है, कार्बन या नाइट्रोजन या दोनों है, तो उस लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के नाम से जानेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, समझ में आ रही बात, क्लियर है। अब देखिएगा, अब देखो, जब अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देखना, जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया, एक छोटा सा एग्जांपल देखिएगा, ये मेरे पास में है, ये डी ऑर्बिटल तो यूज करना, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया, ध्यान से देखना, कौन आया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आया, अंदर का डी ऑर्बिटल खाली करा, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का क्या करेगा, ओए तू यहां आके जोड़े, मेरे कमरा खाली करे ना, तो इसके पास बैठ, आगे बैठेगा नहीं बैठेगा, समझ में आ रही बात। तो क्या होता है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, हमें पेयरिंग देखने मिलती है। हालांकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नेगेटिव में दूर भागेंगे, लेकिन लिगेंड भी तो स्ट्रॉन्ग है, वो आगे कहेगा चुपचाप बैठे, सर मेरा इससे लड़ाई, बैठ तू यहाँ। मास्टरों को नहीं देखा स्कूल के अंदर, दो जानी दुश्मन है भैया, लड़ाई बजरी, दोनों को एक जगह बैठा दिया, कर लो क्या करो, आ रही बात समझ में। तो यही सेम कहानी क्या है यहाँ पर है। अब ये आया, आने के बाद इसने कहा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग में, सर इससे तो मेरी लड़ाई हो रही है, तो बैठ आराम से, इसके पास कभी ज्यादा बड़ा मंत्री बनवा दिया। तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा, पेयर हो रहा, जबकि वीक लिगेंड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा पा रहा। दो लोग लड़ रहे, अब इसके पास बैठ तो नहीं, बता मेरा क्या करेगा, बाबूजी कोई बात नहीं, मत बैठो, तुम्हारी मर्जी। चूंकि वो अंदर की पेयरिंग नहीं करा पाया, इसीलिए अंदर के कमरे खाली नहीं हुए। अंदर के कमरे खाली नहीं हुए तो मजबूरी में कहां के लेने पड़े, बाहर लेने पड़े। सोचो बात को, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब इलेक्ट्रॉन के स्पिन, एक डब्बे में जब 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो दोनों के स्पिन अपोजिट होंगे। जब यहां पर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो यानी कि दो इलेक्ट्रॉन, एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, दोनों के स्पिन अपोजिट रहेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट, तो स्पिन इसका जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा, हाँ या ना। तो लिखा गया है कि ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं उनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाएगा। जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है भाई, इसका भी प्लस हाफ, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस, इसका भी प्लस, सारे ऐड हो जाएंगे तो हाई स्पिन वैल्यू निकल करके आएगी। तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या फिर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई, अरे क्लियर है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई टेंशन वाली बात है। चलिए अब हम बात करेंगे उस हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जो कि यहां पर यूज होगा। चलिए मान लो मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर इधर है और इधर हम क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। बोलो भाई समझ में आ रही बात, हाइब्रिडाइजेशन। चलिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई, sp। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, हाइब्रिडाइजेशन sp2। पहले से मालूम है ना, पहले वहां पर क्या था, सिग्मा और लोन पेयर का सम था, यहाँ पर क्या कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, या तो sp3 होगी या फिर क्या हो गई, dsp2। अब बताओ दोनों में से इनर वाला कौन सा और आउटर वाला कौन सा। ये वाला है आपका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये वाला है आपका आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई, टेट्राहेड्रल, अबे होगी क्या, और इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई, स्क्वायर प्लेनर। बोलो भाई समझ में नहीं आ रही, मेरे ख्याल से बात आ रही ना। चलिएगा ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करते हैं, ये क्या था हमारा, ये था कि 2 पे sp हो गई, sp की ज्योमेट्री कैसी होगी बच्चे, लीनियर होगी। sp2 की कैसी हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी होगी भाई, ट्राइगोनल प्लेनर होने वाली है। अरे बोलो भाई क्लियर है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया हमारा,
अब कोऑर्डिनेशन नंबर 5 आ गया। 5 आने में sp3d भी हो सकता है या dsp3 भी पाया जा सकता है। अरे भाई बोलो, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? या तो क्या हो सकता है sp3d, या क्या हो सकता है हमारा dsp3 भी हमारा हो सकता है। और sp3d की ज्योमेट्री याद करो, PCl5 sp3d ट्राइगोनल, एक पिरामिड ऊपर था एक पिरामिड नीचे था, तो इसकी जो, अच्छा ये कौन सा है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और ये कौन सा हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इन दोनों की ज्योमेट्री सेम है, वो क्या रहेगी, वो रहेगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ठीक है। अच्छा, कभी कभी आपको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ऑप्शन में नहीं होगा, स्पेशली फॉर DSP3, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल के नाम से भी इसको बोला जाता है। ट्राइगोनल स्क्वायर पिरामिडल के नाम से बोल सकते हैं इसको। किस नाम से? स्क्वायर पिरामिडल के नाम से इसको हम यहाँ पर बोल सकते हैं। बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो हमने कितना कोऑर्डिनेशन नंबर देख लिए सर? हमने देख लिया यहाँ पर 5 कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने देख लिए भाई? 5 देख लिए। 5 के बाद में अगला कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है जी हमारा? 6। क्या है बच्चों? 6। तो अगर हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है भैया? 6 है, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? sp3d2 या फिर d2sp3, हाँ या ना? कोई सी भी रहे। ये क्या है आपका? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये क्या है? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और दोनों ही कैसी ज्योमेट्री शो करते हैं? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करेंगे। हम जो बेसिकली यहाँ पर डील करेंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को लेकर के डील करने वाले। कोई दिक्कत वाली बात है तो ये आपको ध्यान रखिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? टेट्राहेड्रल या फिर स्क्वायर प्लेनर। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में ट्राइगोनल बाई पिरामिडल या फिर स्क्वायर पिरामिडल। देखो बच्चे कंफ्यूज कर देते, स्क्वायर बाई पिरामिडल कर देते। देखो ट्राइगोनल में 3, बाई मतलब 2, 3 और 2 5, स्क्वायर में 4 होंगे ना, 4। अगर यहां पर भी बाई पिरामिडल रखेंगे तो 4 और 1 क्या हो जाएगा? 6। 4 और 2 6 हो जाएगा। याद करने का, स्क्वायर में 4 हो गए और 1 क्या हो गया? पिरामिड हो गया। तो टोटल इसे क्या कर दिया? 5 कर दिया। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई? अब हम कुछ कंपाउंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग उनकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे, उनका मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लेंगे। वो डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, वो यूजुअली कलर्ड होंगे कि नॉन कलर्ड होंगे, सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है, यहां से कहानी ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल निकल के आता है वो आता है NiCl4 और डब्बे के ऊपर क्या आ गया आपके? -2। आ रही बात समझ में? अगर मैं इसका नाम दूं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? नाम दे सकते हैं कि आप इसका? कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो लिगेंड का नाम पहले तो टेट्राक्लोरो, एनायन है ना, नेगेटिव है, टेट्राक्लोरो निकलेट। आ रही बात समझ में? टेट्राक्लोरो निकलेट, ब्रैकेट में +2, लास्ट में क्या लिखेंगे? आयन। तो आपको इसके बारे में बताना है। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। अब निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है? +2। कैसे निकाली? वही तरीका कि x + 4 × -1, डब्बे के ऊपर क्या आ गया? -2 का चार्ज। x - 4 = -2, -4 उधर गया, +4 +4 +2, या +4 -2 कितना आ गया? +2 आ गया। समझ में आ रही बात? ठीक है, चलिए अब 1-2 सवाल में डिटेल में समझाऊंगा, फिर शॉर्ट में चलेंगे हम। भाई एग्जाम में इतना टाइम नहीं है ना कि पूरा डिटेल में फर्रा भरोगे। आ रही बात समझ में? इतना टाइम नहीं हमारे पास एग्जाम में, कब पूरा डिटेल में फर्रा भरेंगे। तो क्या करना हमें? 1-2 सवाल डिटेल में, बाकी फिर शॉर्ट में। देखिएगा अब क्या है। अब यहाँ पर है निकल। निकल का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 28। कितना होगा भैया? 28। 28 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन कहाँ डालने तुम्हें? 3d के अंदर, और 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ डालने? 4s के अंदर। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बैठेगी 3d8 और ये क्या बैठेगा? 4s2। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है? अच्छा, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है भाई? यहाँ पर निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। +2 का मतलब क्या? निकल ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े होंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से छोड़े होंगे? वैलेंस शेल से, S से छोड़ेगा वो। तो निकल +2 की कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा? तुम्हारा 3d8 आएगा और 4s क्या रहेगा? 0 रहेगा। कोई दिक्कत वाली बात? लेकिन 4s 0 तो है, ध्यान से सुनना। 4s 0 के साथ साथ 4p0 भी तो रहेगा। अबे होना चाहे भरा ना जाए, लेकिन है तो। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है यहाँ पर? 4। तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए भैया? यहाँ पर 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। भाई कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए? 4 वैकेंट ऑर्बिटल की हमको यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। समझ में आ रही बात? अच्छा, ये हेलोजन है, क्या इसमें कार्बन या नाइट्रोजन आ रहा? नहीं, हेलोजन आ रहा। तो ये कैसा लिगेंड हो गया? वीक लिगेंड। ये ट्रिक है याद करने की, लेकिन मत ना कहीं ऐसा पूछो जाना कि कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन है तो स्ट्रॉन्ग है कि क्या है। सिंपल सी ट्रिक है कि जिसमें कार्बन या नाइट्रोजन आ रहा है वो स्ट्रॉन्ग है। यूजुअली कुछ है ऐसा जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, CFT के बारे में, जब आप वहां पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम वहां पर देखेंगे ना, लिगेंड वाली स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सॉरी, तब हम वहां पर समझ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए? 4। अभी ध्यान से देखना, तो मैं 3d8 को ऐसे लिख सकता हूँ। 3d8 में 5 डब्बे होंगे d में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान से देखना,
4s कैसे लिखा मैंने, ये लिख दिया मैंने 4s खाली है, और 4p कैसे लिख दिया भैया मैंने, 4p भी मैंने खाली लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात। ये क्या है, ये 3d8 हो गया। कितने डब्बे चाहिए, 4। अगर मैं इसकी पेयरिंग, अच्छा 4 डब्बों में, ध्यान से सुनिएगा, 4 डब्बों में हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3 होगी या क्या होगी, dsp2 होगी। सवाल यह है कि इन दोनों में से इसका क्या होगा, बताओ क्या होगा। देखो क्लोरीन क्लोराइड जो लिगेंड है यहाँ पर, Cl नेगेटिव जो लिगेंड है वो वीक लिगेंड है, क्या वो वीक लिगेंड इसकी पेयरिंग करा पाएगा, क्या आंसर है नहीं। जब पेयरिंग नहीं करा पाएगा, क्या अंदर का डब्बा खाली होगा, नहीं। जब अंदर का डब्बा भैया खाली नहीं होगा तो नतीजा क्या निकलेगा, नतीजा के बाहर के 4 डब्बे क्या होंगे, आपस में फ्यूज करेंगे। 4 डब्बे जब आपस में फ्यूज करेंगे, चारों की एनर्जी क्या होगी, सिमिलर होगी, और सबकी हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाई जाएगी यहाँ पर, sp3। तो कंपाउंड कैसा बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, dsp2 नहीं बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, sp3 कंपाउंड बनेगा। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। अब इस कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल करके आई, sp3। तो बताओ इसकी ज्योमेट्री कैसी हो गई, टेट्राहेड्रल हो गई। अगर मैं बॉन्ड एंगल भी पूछने लगूं 109.5 डिग्री आप यहां पर कर दोगे कि नहीं कर दोगे, अरे समझ में आ रही बात नहीं आ रही, तो ये क्या हो गई, टेट्राहेड्रल होगी, कोई दिक्कत वाली बात है। अच्छा कंपाउंड कैसा बना, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, सर ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अच्छा डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, सर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, तो अनपेड कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो यहाँ पर क्या मिल रहा तुम्हें, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, इसीलिए ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। क्या हो गया भैया जी, ये पैरामैग्नेटिक हो गया। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला V = √n × n+2 होता है, जिसका जिक्र मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं, पी ब्लॉक के अंदर भी किया जा चुका है, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी इसका जिक्र हो चुका है, जिसमें n की वैल्यू किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, 2। तो अगर मैं 2 की वैल्यू यहाँ पर रखता हूं तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 2.82 के समथिंग यहाँ पर निकल के आती है। यूनिट होती है बोहर मैग्नेट्रॉन बीएम। आ रही बात समझ में। तो कितना डाटा आपको मिला इस एक कंपाउंड से, आपको पता लग गया कि इसकी ज्योमेट्री sp3, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये बनाने वाला है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, पैरामैग्नेटिक होगा, यूजुअली कलर्ड हो सकता है कंपाउंड, आ रही बात समझ में। और डाइपोल मोमेंट इसका, मैग्नेटिक मोमेंट इसका कितना आ गया, 2.82 या 83 बोहर मैग्नेट्रॉन इसका निकल के आ जाता है। समझ में आ रही बात। कंक्लूजन क्या मिला, मतलब कनेक्शन क्या है कि Cl नेगेटिव यहाँ पर कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है, तो पेयरिंग नहीं हुई। तो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं कहीं को डब्बा बना के, क्या है भैया, Cl क्या है आपका, वीक लिगेंड, ठीक है, इसीलिए क्या नहीं हुई यहाँ पर, नो पेयरिंग, इसीलिए कोई पेयरिंग आपको देखने नहीं मिली। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। चलिएगा, मैं सारे नहीं सवाल कराने का बता रहा हूँ, कुछ मैंने होमवर्क के लिए भी छोड़ रखे। अगला आता है NiCN4, सेम है बिल्कुल पिछले जैसा, कोई दिक्कत वाली बात है। तो सबसे पहले जब भी आपको रहेगा, आपने इसकी निकल की क्या निकाल ली, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। अब आपको माइंड में चलाना है, आपका निकल की इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2, निकल +2 पे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने वैलेंस शेल के बाहर निकाल दिए, तो निकल +2 की डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख दो भाई, वो क्या हो गई तुम्हारी 3d8 4s0 4p0। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात। ये क्या है भैया, ये है आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड। कैसा लिगेंड है भाई, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। क्या इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराएगा क्या, यस, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी तो क्या है देखिएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ध्यान से देखना। तो मैं क्या ले लिया, मैंने 3d8 ये ले लिया, 1 2 3 4, एक इधर s आ गया और इधर क्या आ गया, ये आपका p आ गया, ये p 4p 4s, और ये क्या आ गया आपका 3d, 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या हो गया 8। ठीक है, लिगेंड कैसा है जी, लिगेंड है स्ट्रॉन्ग। इसे क्या बोला, चल बेटा एंट्री मारी। जैसे इसने एंट्री मारी तो 3D की कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो गई, 3D कॉन्फ़िगरेशन होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक डब्बा क्या हो गया, खाली हो गया। क्या है ये 3D, 4s तो है सर यहाँ पर, और 4p भी है। कितने डब्बे चाहिए टोटल, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। तो एक डब्बा कहां से मिला, सर एक डब्बा तो ये मिला, हाँ है ना, एक डब्बा ये मिला, कितना हो गए 2। अभी कितने और चाहिए वैकेंट ऑर्बिटल, 2 और चाहिए, तो 3 में से कितने ले लो, 2 ले लो। सारी बात समझ में। तो एक तो D यूज करा, एक S यूज करा, 2 P यूज करे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, DsP2। क्या हो गई, DsP2। कंपाउंड कौन सा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। सारी बात समझ में।
ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। क्या हो जाएगी भैया ज्योमेट्री, स्क्वायर प्लेनर। डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और म्यू यानी कि डायामैग्नेटिक है तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर 0 निकल के आएगी। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है, अब कोई दिक्कत वाली बात है, चलिएगा। उसके बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं, ये निकल टेट्रा कार्बोनिल है। निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या है आपकी 0 आएगी, क्योंकि कार्बोनिल में 0 आती है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ठीक है, कार्बोनिल एक न्यूट्रल लिगेंड है जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी। तो निकल का ये आपके लिए क्या रहेगा, ये आपको निकालना है। हिंट यही है कि निकल में यहाँ पर क्या रहेगा, 3d8 और 4s2 ही रहने वाला है। सारी बात समझ में, निकल में क्या रहने वाला है, 3d8 और 4s2 ही रहने वाला है। तो इसमें आपको बताना है कि ये डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। ये आपके लिए क्वेश्चन क्या हो गया, ये आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क हो गया। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं आई। उसके बाद में हम बात करते हैं PtCl4-2 और ये आ गया PtCn4-2। ये एक साथ क्यों लिखे मैंने बेटा, इनको एक साथ लिखने का लॉजिक रीजन इसीलिए है, और रीजन क्या है इनका, इनको एक साथ लिखने का रीजन इसीलिए है कि कुछ सिखाना है आपको। देखिए ध्यान से देखिएगा, हाँ भाई इधर ध्यान दो। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर है सर, हमें तो पता नहीं प्लेटिनम का, कोई बात नहीं। निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ये तो याद है ना। निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये तो याद है आपके। अरे क्लियर है, निकल, प्लेटिनम और निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। आ रही बात समझ में। तो निकल कौन से पीरियड का है, 4th का। पैलेडियम कौन सा का, 5th का। ये कौन सा का हो गया आपका, 6 का। यानी कौन सा एलिमेंट है इसमें, 5d। ध्यान से सुनना। तो प्लेटिनम की जो कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पर वो क्या होगी आपके, वो होगी आपके 5d8 और 4s2। यहाँ पर अगर आपके एक्सेप्शनल भी याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 6s2 क्या बैठेगी भैया, 6s2। क्लोरीन -1 है तो पूरे प्लेटिनम के ऊपर क्या आ जाएगा, +2। तो प्लेटिनम +2 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई हमारी, ये 5d8 की होगी और ये क्या होगा, 6s0। ये तो तुम कर लोगे, ये तो सेम है, ये भी होमवर्क है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जो मैं यहाँ पर आपको चीज समझाने की बात कर रहा हूँ वो क्या है वो देखिएगा। अब ये क्या है आपका 5d8, 1 2 3 4 5, ये क्या है S आ गया, ये क्या है आपका P आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना यहाँ पर 4, लिगेंड कैसा है यहाँ पर V। क्या ये पेयरिंग कराएगा, 8 इलेक्ट्रॉन डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या ये पेयरिंग कराएगा। आंसर है कि वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होनी चाहिए, पेयरिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब इसको देखा गया तो यहां पर क्या पाया, पेयरिंग हो रही है। क्या हो रही भैया, पेयरिंग हो रही है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा, इसमें पेयर हो रहा। पेयर होने पर 8 डब्बे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, एक वैकेंट ऑर्बिटल खाली है तो एक ऑर्बिटल अंदर का D, एक S और 2 P। तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई, DsP2 वही होगा। स्क्वायर प्लेनर इसकी ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स आपका बनेगा और डायामैग्नेटिक ये होगा, म्यू की वैल्यू क्या होगी 0। अब सवाल ये है कि लगा जी ये पेयरिंग ऐसे क्यों हो रही है, तो फिर भी आप इतना ध्यान रखिएगा कि ये जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड क्या है भैया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड का जो कॉन्सेप्ट है वो केवल ध्यान से देखिएगा, वो केवल किस पर अप्लाई है, वो केवल 3D पर अप्लाई होता है। किस पर अप्लाई होगा भैया, 3D पर अप्लाई होगा। ये ट्रिक है, ये काम की बात है, ध्यान रखिएगा। वो 3D पर क्या होगा, अप्लाई होगा। यानी कि जो डी ब्लॉक का स्कैंडियम वाली सीरीज है ना, स्कैंडियम टू जिंक तक, वहां पर अप्लाई होगा। 4D 5D 6D सीरीज क्या है भैया, ये इंडिपेंडेंट है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड। क्या है भैया, इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड। यानी कि वीक आओ चाहे स्ट्रॉन्ग आओ, इस बात से रेस्पेक्टिव पेयरिंग होगी अगर आपके स्कैंडियम से नीचे वाली जितनी भी सीरीज है सबका कोई भी एलिमेंट आए। आ रही बात समझ भैया। तो स्कैंडियम के नीचे आपका वो आ रहा, क्या बोलते हैं, मतलब 3D सीरीज के नीचे 4D है, 5D है, सेकंड ये आपका 5D और 6D, कोई सा भी एलिमेंट आपका आ गया तो इररेस्पेक्टिव ऑफ ये क्या यहाँ पर क्या होगा, हमेशा यहाँ पर आपका ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए क्या है, होमवर्क है। हाँ है भाई, हाँ तो होने क्या फर्क पड़ रहा, कहां लिखे दो भाई, तो एक अंदर का भी तो खाली हो गया बेटे। जब 4 ही तो डब्बे चाहिए तो एक अंदर से डी मिला, अगला नंबर एस का आया, 5 क्यों करने हमें भाई, हमें अवेलेबल भले ही 5 है लेकिन चाह तो हमें 4 रहे ना। हम केवल इतना करेंगे जिससे हमारा काम हो, आलतू फालतू सिर के दर्द नहीं करना। नहीं समझे, समझ गए, चलिएगा। अब कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 5, ठीक है।
कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है, इसकी कहानी देखते हैं, एक एग्जांपल कराऊंगा मैं। लिगेंड कैसा है ये? स्ट्रॉन्ग। कैसा लिगेंड है भैया? स्ट्रॉन्ग। पेयरिंग होगी? यस, पेयरिंग तो होगी। आ रही बात समझ में? चलिएगा। Fe आयरन का एटॉमिक नंबर 3d6 4s2, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। क्यों है 0? न्यूट्रल लिगेंड है। आ रही बात समझ में? जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बैठेगी? ये देखो भैया, 1 2 3 1 2 3 ओ सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6। आई बात समझ में? क्या हो गया भैया? ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन क्या है भैया? ये 4p। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग तो होगी, होगी कि नहीं होगी? अब पेयरिंग कैसे होगी? ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन पहले तो इधर शिफ्ट हुआ होगा। जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो कंडीशन ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा कि नहीं होगा? अबे होगा, ऐसा होगा क्या? ठीक है, नहीं ये सही है। हाँ हाँ, तो सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक, आई एम सॉरी बाबू। ठीक है, आ जा भाई, तू भी इधर आ जा। और D6 है, मैं भूल गया था, मैं D8 पे चला गया था। अब ध्यान से देखना क्या है भैया? अब पेयरिंग होगी, जितनी भी पेयरिंग तुम करा सकते हो उतनी करा लो। एक इलेक्ट्रॉन ये कहां शिफ्ट हुआ? यहां पर शिफ्ट हुआ। ये इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होगा? यहां पर शिफ्ट होगा। अब कितने डब्बे खाली बचे अंदर के? 2। अभी भी एक जोड़ा बाहर घूम रहा, तो एक इस जोड़े को उस 2 में से एक डब्बे में फिट कर देंगे। मैंने डायरेक्ट कर दिया था। हरी बात समझ में? ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब बचा तुम्हारा एक डब्बा खाली। ठीक है, ये डी का एक डब्बा खाली है, तुम्हारा एस भी अब खाली हो गया और पी भी खाली हो गया। कितने डब्बे चाहिए तुम्हें? यहाँ पर 5 चाहिए। तो एक डब्बा एस का, डी का, एक एस का लिया और तीनों पी के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? D2sp3। बताओ भाई, हो गई क्या हाइब्रिडाइजेशन? क्या हो गई? सॉरी, D2sp3 नहीं, हाइब्रिडाइजेशन हो गई कि DsP3। बोलो भाई, समझ में आ रही बात? कौन सा कंपाउंड बना? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, हाँ या ना? डायामैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? DsP3। हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होगी भैया? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल या फिर स्क्वायर पिरामिडल। बोलो भाई, समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? तो ये चीज आपने क्या रखनी है? ये चीज आपने याद रखनी है, कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 5। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिएगा, ये भी आपके लिए होमवर्क है, निकल +2 में आ जाएगा यहाँ पर। आ रही बात समझ में? इससे अगला देखिएगा, कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, क्लियर है? तो मैं एक एग्जांपल करके दिखा रहा, क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। देखो डायरेक्ट करके दिखाऊं मैं तुम्हें, बिना कॉपी पेन के, बिना हाथ का। ठीक है, पेन नहीं उठाना बिल्कुल। देखे, आयरन एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। +2, अच्छा यहाँ -4 है तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितने आ गए? +2 आ गए। +2 का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितने रह गए? 3d6। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो 6 के 6 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। कितने डब्बों में? 3 डब्बों में। अंदर के 2 डब्बे खाली, टोटल कितने डब्बे चाहिए? 6। 2 डब्बे अंदर के, 1 डब्बा एस का, टोटल 3 और 3 पी के। तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डायमैग्नेटिक, ऑक्टाहेड्रल। अरे बात समझ में? ऐसे करने तो मैं क्वेश्चन ही। ठीक है, क्लियर है? तो ये भी तुम्हारे लिए क्या है भैया? ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क है। ठीक है, क्लियर है? अगला सवाल है, ये भी क्या है तुम्हारे लिए? होमवर्क। ये कैसे है? अब देखो करके दिखाऊं? चलिए, F6 है, फ्लोरीन है, वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होने की, पेयरिंग नहीं होने की। लेकिन Fe किसमें है? +2 में, तो 3d6 सॉरी, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जो तो डब्बा में रहेगा, एस डब्बा खाली रहेगा, अंदर की पेयरिंग नहीं होनी, एस खाली 6 चाहिए, एक एस का मिला, 3 पी का, कितना हो गया? 4, 2 आगे वाले डी गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3d2। अब देखिएगा, 6 में एक डब्बा पेयर्ड रहेगा, 4 इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? अनपेयर्ड रहेंगे। टोटल 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू की वैल्यू 4.92। कहानी खत्म। आ रही बात समझ में? और कंपाउंड कैसा हो गया? ये इनर और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स वाला, अनपेयर्ड हो गया। कोई दिक्कत वाली बात? अब कोई दिक्कत वाली बात? चलिएगा, अब यहां पर ये एग्जांपल देखिएगा, ये थोड़ा सा क्या है? थोड़ा सा आपका स्पेशल टाइप का केस होता है। ठीक है भैया, ये स्पेशल टाइप के केस है और ये स्पेशल टाइप के केस को क्या रखना? ध्यान रखना। ठीक है, हिंट क्या है? देखो, जब आप इस सवाल को करोगे, जब आप क्या करोगे? इस सवाल को करोगे, तो आपने ये पाया कि H2O या ऑक्सलेट, ये दोनों के दोनों, इनमें यूजुअली क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? नाइट्रोजन वगैरह यूजुअली देखने को मिलता। तो ये दोनों के दोनों यूजुअली क्या है? ये दोनों के दोनों वीक लिगेंड है यूजुअली। बट लेकिन जब कोबाल्ट +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो ये एक्ट करने लगते हैं। कैसे? एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह से एक्ट करने लगेंगे। समझ में आ रही बात? जैसे छोटा बच्चा है, वैसे तो कमजोर है, लेकिन घर में वो उसके पिताजी पीछे खड़े हैं, वो शेर हो जाता है,
बब्बर शेर, रेल बना दूंगा, भूस भर दूंगा तुम्हारा। समझ में आ रही बात? यही सेम कहानी किनकी है? इनकी है। एक बच्चा H2O है, एक बच्चा ऑक्जेलेट है तो कमजोर, लेकिन जैसे पीछे पिताजी खड़े मिले, पिताजी भी ताकतवर बलशाली, ऐसे नहीं कि पिताजी खुद कमजोर हुए, वो कोई आया पिताजी को भी कूट के चला गया, बच्चों को भी कूट के चला गया। पिताजी बलशाली हैं। कोबाल्ट +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसे ही आएगा तो वो ऑक्जेलेट भी और वाटर भी आपका वीक लिगेंड कैसे इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ध्यान नहीं रखना, इस चीज को ध्यान रखते हुए यही सवाल आपको क्या करने हैं, होमवर्क। यानी कि अगर मैं आपको ये ना बताता तो तुम इनकी क्या नहीं करानी थी, पेयरिंग नहीं कराई। ध्यान रहे, जब तक CO+3 नहीं आएगा तब तक इनकी नेचर चेंज नहीं होगी। इसके बाद में उतर के कोई भी आ जाए, मैं भी चला जाऊं इसके साथ में, तब भी ये क्या रहेगा, वीक रहेगा। सेकंड केस देखिएगा आपका, सेकंड केस है यहां पर क्या है, NH3 दे रखा। ध्यान से देखिएगा, ये NH3 है। NH3 तो यूजुअली कैसा लिगेंड है, ये तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। हाँ या ना भाई, कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या है, +2। Fe की क्या है भैया, +2। आ रही बात समझ में, क्लियर है भैया? कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। ध्यान से सुनना, अब ये ऐसा ग्रुप है कि जिसमें ये क्या है तो खुद स्ट्रॉन्ग, लेकिन साथ वाले कैसे हो गए, कमजोर। उन कमजोर के चक्कर में ये भी कैसा हो गया, कमजोर हो गया। कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, पेयरिंग कराता, लेकिन बट जब प्रेजेंट होता है Fe+2 एंड Mn+2 तब ये कैसे एक्ट करने लगेंगे, एक्ट एज वीक लिगेंड। कैसे एक्ट करने लगते हैं भैया, वीक लिगेंड की तरह से एक्ट करने लग जाते हैं। तो यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बात क्या रखना, ध्यान रखना, यहाँ के NH3 क्या नहीं होगी, पेयरिंग होती हुई आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो ये भी आपके लिए क्या करके लाने हैं, होमवर्क। देखो बहुत सारे सवाल हो गए, इसमें तुम्हें DPP की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में तुम्हें DPP की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने वर्नर थ्योरी में भी आपको सवाल दिए, 3-4 सवाल छोड़े, उसके अलावा मैंने ये भी सवाल दिया, उसमें बहुत सारी चीजें दी मैंने, यहाँ पर कई सारे सवाल छोड़ दे तो 10-12-15 सवाल हो चुके। DPP की इसकी जरूरत नहीं है, कभी आप सोचोगे इसकी DPP आएगी। क्लियर है, कहानी खत्म, क्लियर है भाई? अब ये था हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर आपके किसी भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन D ब्लॉक में 3D1, 3D2, 3D3 है तो आपका हमेशा कंपाउंड बनेगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ट्रिक है ये याद करने। अब आप इतना सारा नंबर निकाल के जस्ट आपको आइडेंटिफाई करना कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अगर आपका कंपाउंड कैसा है भैया, D1, D2 और कैसा है D3 की कॉन्फ़िगरेशन है तो हमेशा कैसा बनेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर D8, D9, D10 यानी शुरू के 3 और आखिर के 3, शुरू के 3 वाले कैसे बनाएंगे, इनर वाले, आखिर के 3 वाले कैसे बनाएंगे, आउटर वाले, वे हमेशा कैसा बनाएंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन 4, 5, 6 और 7 अगर है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड आ गया तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और वीक लिगेंड आ गया तो क्या बनेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ये है आपका मोरल ऑफ द स्टोरी, जो कि आपने क्या रखनी है बेटा, याद रखनी है। समझ में आ रही बात? और यहां पर आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी क्या होती है, खत्म होती है। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कुछ एक्सेप्शन है। सबसे पहला, ये तो मैंने बताया ना आपको कि जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन है उसे स्ट्रॉन्ग मान लेना। इसे कैसे पता, तो स्टेबिलिटी ऑफ लिगेंड को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कौन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या नहीं बता पाया कि लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में बात ही नहीं कर पाया। स्ट्रॉन्ग लिगेंड इलेक्ट्रॉन को पेयर क्यों करा रहा, ये वो भी नहीं बता पाया। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग है वो भी यहां पर नहीं पता लगी। क्या मैंने पूरे कंपाउंड में कहीं पर कोई कलर की बात की, नहीं। तो ये 3 सबसे मेन एक्सेप्शन है जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के होते हैं। ना तो लिगेंड की स्टेबिलिटी के बारे में बताया, ना इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के बारे में बताया, और ना ही इनके किसके बारे में बात करी, इसने कलर ऑफ द कंपाउंड के बारे में बात करी। बोलो भाई, नहीं है समझ में, क्लियर है? यहां पर आपका ये क्या खत्म होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी खत्म हो गया। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वर्नर थ्योरी 2 हो गई, तीसरी थ्योरी बची है आपकी, वो क्या है, वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। वो थ्योरी हमारी हो जाएगी कल, कंप्लीट हो जाएगी। समझ में आ रही बात? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी खत्म होने के बाद में कुछ छोटे छोटे टॉपिक बचेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जैसे ही खत्म होगी उसके बाद में टॉपिक आएगा हमारा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। आ रही बात समझ में? या फिर बेसिकली उसका आइसोमेरिज्म का टॉपिक आएगा। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जैसे खत्म होगी उसके बाद में आइसोमेरिज्म है। फिर एक दिन को छोटा मोटा टॉपिक बचे रहूंगा, जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हुआ उनके बारे में, कलर ऑफ द कंपाउंड के बारे में इसमें बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि कलर डी ब्लॉक में भी आएगा बेसिकली, और वो यहाँ पर भी आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब समझ में आ जाएगी ना, तब एक्चुअल में आपको कलर ऑफ द कंपाउंड समझ में आता है। आ रही बात समझ में? क्लियर है? तो 2 क्लास अभी हमारी और लगेंगी, 2 क्लास में हमारा क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रही बात? DPP इसकी नहीं आएगी, इसका खुद की यही क्या है, यही अपनी खुद की DPP होती है। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार क्या हुए, समाप्त हुए। नमस्कार।